हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 8। सेट नंबर 7 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा सेट नंबर 8 है। अब आगे बढ़ूँ इस वीडियो में, इस सेट में, उससे पहले आपके लिए ये प्रश्न है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? ये 4 विकल्प है, द्रव्यमान है, दूरी है, संवेग है, चाल है। आपको बताना है निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर करें कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन, टमाटर क्या है? टमाटर क्या है, ये पहला क्वेश्चन है इस सेट का। और मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था सेट नंबर 7 में कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। टमाटर क्या है, जिन्होंने आंसर दिया फल है वो सही है। टमाटर क्या है? फल है। ये अलग बात है कि हम लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टमाटर फल है। सब्जी के रूप में तो हम लोग तना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टमाटर है, पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जी के रूप में हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर जो हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये फल है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माचिस की तीलियों में होता है, माचिस की तीलियों में क्या होता है? कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो जो माचिस की तीलियां होती हैं उनमें देखो क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ये रासायनिक सूत्र है, ये याद रखिएगा। पोटेशियम क्लोरेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही होता है। 45 to 55% माचिस की तीली में जो टिप होता है, माचिस की तीली में जो टिप होता है, वहाँ पर जो पदार्थ होता है उसमें पोटेशियम क्लोरेट जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा उसमें एंटीमनी सल्फाइड भी हो सकता है, कुछ और भी केमिकल्स हो सकते हैं, मेनली ये प्रेजेंट होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर पोटेशियम हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बॉक्स होता है, मैच बॉक्स जो होता है, उसके साइड में जो केमिकल लगा होता है वहाँ पर रेड फास्फोरस होता है। वहाँ पर क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। जब हम इस माचिस की तीली से स्ट्राइक करते हैं तो ये रेड फास्फोरस जो है ये वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और वाइट फास्फोरस के पास एक खासियत है जो आपको याद रखना है कि एयर के कांटेक्ट में आते ही ये वाइट फास्फोरस जल उठता है। तो अगर मैच बॉक्स में पूछे कि कौन सा पदार्थ होता है तो रेड फास्फोरस हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन माचिस की तीली में पोटेशियम क्लोरेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। निम्न में से असत्य चुने। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, क्या ये सही है? सही है। 26 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, क्या ये सही है? गलत है। 26 अप्रैल नहीं 25 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये असत्य है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस नो टबैको डे मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कैंसर के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर पर्यावरणीय कारक हो सकता है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन ये हो सकता है, अनुवांशिक संशोधन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये हो सकता है। ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, केवल ट्रांसमिशन लिख देने से कुछ पता नहीं चलता है। ट्रांसमिशन तो एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंदी संचरण, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, संचरण। जैसे हम लोग वेव का ट्रांसमिशन बोलते हैं, तो केवल ट्रांसमिशन बोल देने से यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जब मानव शरीर का ताप सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क में उपस्थित है। हाइपोथैलेमस नॉर्मली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यह 37 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल ये टेम्परेचर बना करके रखता है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कभी कभी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपको मिल सकता है, और केल्विन में 310 केल्विन। तो ये वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो हाइपोथैलेमस इतना बना करके रखता है। लेकिन मान लीजिए कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इतने से गिर जाए, तो इस केस को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपो का मतलब कम हो जाना होता है, थर्मिया का मतलब यहाँ टेम्परेचर से है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया, हाइपोथर्मिया। जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, वो इतने से गिर गया, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके विपरीत में हो जाएगा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या हो जाएगा? इसी रेंज से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो वो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। अच्छा, फीवर में भी तो यही होता है। फीवर में भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन हाइपरथर्मिया, यहाँ भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और फीवर में भी, बुखार में भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये दोनों ही केस अलग अलग है। बुखार में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जानबूझ करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है,
ताकि हमारे शरीर को बचाया जा सके संक्रमण से, इन्फेक्शन से। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइपोथैलेमस के द्वारा ऐसा किया जाता है, जिसे हम बुखार लगना बोलते हैं। लेकिन हाइपरथर्मिया क्या है ना, जैसे मान लो एक ऐसे वातावरण में आप चले गए हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, और आप वहाँ पर कुछ समय बिताते हो और आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, इतने डिग्री से मान लो बढ़ जाता है, तो हाइपरथर्मिया हो गया। वहाँ आपको बुखार नहीं लगा है, वहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ समय वहाँ पर आपने बिताया इसलिए। लेकिन बुखार लगना वो अलग केस है। ये संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। हाइपरपैरेक्सिया के बारे में ध्यान में रखना है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर हो जाए तो इस केस को हाइपरपैरेक्सिया कहा जाता है। पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखो यहाँ पर द्रव्यमान है जो कि एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप पूरे ब्रह्मांड में वस्तु को कहीं पर भी उठा कर ले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर ले जाओ, चाहे चंद्रमा पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, किसी भी ग्रह पर ले जाओ, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 60 किलोग्राम पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान ये अदिश राशि है, जबकि जो भार होता है, भार ये सदिश राशि है। भार जो है ये बल है, और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर क्या होगा, सजीवों का इस्तेमाल किया जाएगा। सजीव के तौर पर जनरली यहाँ पर सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। औद्योगिक क्रियाओं में सजीवों का उपयोग, लिविंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, सजीव का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ से कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे हो सकता है एंटीबायोटिक बनाया जाए, वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, इन सारी चीज़ों में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम सजीवों का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर तो उसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोल देते हैं। डी हमारा आंसर। निम्नलिखित एजेंट में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए इनमें से बताना है कि कौन सा एजेंट है जो सबसे अच्छा है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, CaOCl2 ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल जो है किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, और ये जो है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये वाटर को प्यूरिफाई इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें देखो क्लोरीन उपस्थित है। तो क्लोरीन की उपस्थिति के कारण ही व्यंजक चूर्ण जो है वो वाटर को प्यूरिफाई कर पाता है। निम्न में कौन सा एक रंगहीन गैस नहीं है? इनमें से बताना है कौन एक रंगहीन गैस नहीं है, यानी जिसके पास कलर है, कलरलेस नहीं है। तो नाइट्रोजन ये कलरलेस है, रंगहीन है, कोई कलर नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। हाइड्रोजन भी कलरलेस है, ऑक्सीजन भी कलरलेस है। क्लोरीन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लोरीन ये हरे पीले रंग की गैस होती है। ये सारे देख लो हैलोजन तत्व हैं, ये सारे के सारे हैलोजन्स हैं, यानी समूह संख्या 18 के तत्व है। जो फ्लोरीन गैस होती है ये पीले रंग की होती है, लेकिन जो क्लोरीन गैस होती है ये हरे पीले रंग की होती है। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, ये लाल रंग का होता है। आयोडीन ठोस है जो कि वायलेट कलर का होता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कलर पूछा जाता है क्लोरीन और आयोडीन के। क्लोरीन और आयोडीन के कलर के ऊपर सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इन दोनों के कलर को ध्यान में रखें। क्लोरीन का ये कलर है और आयोडीन का वायलेट है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। अगर वस्तु गतिशील है, वस्तु चल रही है, मूविंग है, तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा गति के कारण ही होती है। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है 12mv²। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इन दोनों को जोड़ दो तो हमें मिल जाती है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। ऊंचाई पर उड़ रहा एक विमान है तो कैबिन के अंदर का दबाव क्या होगा, यही सवाल में पूछा गया है। आप जानते होंगे पृथ्वी की सतह से आप जैसे जैसे हाइट पर जाते हो, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जो वायुमंडलीय दाब है, जो प्रेशर है, ये घटता चला जाता है। तो अगर ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है तो विमान के बाहर का जो दबाव होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी पर हम जितना दाब महसूस करते हैं 1 ATM
इससे कम होगा ऊंचाई पर। तो विमान के बाहर का जो दाब होगा वो 1 ATM से कम होगा क्योंकि ऊंचाई पर है। लेकिन कैबिन के अंदर का दाब जो है ये 1 ATM मेंटेन करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पायलट है वो धरती पे ही रहता है, उसको ये दाब सहने का आदत है, या फिर बोल दो जो हमारा बॉडी है ये इस दाब को मेंटेन कर पाता है। तो ऊंचाई पर जाने के बाद जो दाब कम हो जाएगा तो ऐसा हमारा बॉडी फील ना कर पाए, इसलिए कैबिन के अंदर का जो दाब है उसको बढ़ा करके रखा जाता है। तो कैबिन के अंदर का दाब जो होगा वो बाहर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बाहर की तुलना में अधिक। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये कैल्शियम के कमी के कारण ये रोग होता है। कैल्शियम के कमी के कारण ये रोग होता है। जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो हड्डियां जो है वो खोखली होने लगती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे में हड्डियों के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, और हड्डियों में जो कोशिकाएं हैं, या फिर बोल दो हड्डियों की जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। और जो हड्डी है ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर ऊतक है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर जो पार्ट है वो दांत का एनामेल है, लेकिन सबसे कठोर ऊतक बोल दे तो ये हड्डी हो जाएगा आंसर। हृदय के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, और फेफड़े के अध्ययन को हम लोग पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी नहीं है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है, पल्मोनोलॉजी, ठीक है, पल्मोनोलॉजी स्टडी ऑफ लंग्स। क्रोसिन एक दवा है, क्रोसिन एक ड्रग है। किस प्रकार का ड्रग है? क्रोसिन में भी आपने इस्तेमाल भी किया होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो जो क्रोसिन होता है उसमें पैरासीटामोल ही होता है, और पैरासीटामोल के बारे में आपने पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया हुआ है कि ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक दोनों हैं। एनाल्जेसिक यानी कि दर्दनाशक, पेन किलर, और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करना, ज्वरनाशक। तो क्रोसिन जो है ये दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों की तरह काम करता है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने के पीछे कारण है कैपिलरी एक्शन। सी हमारा आंसर हो जाएगा, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब ये होता है कि एक पतले ट्यूब में एक नैरो ट्यूब, बहुत ही नैरो ट्यूब है, इसमें लिक्विड का ऊपर की ओर चढ़ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है लिक्विड को नीचे की ओर खींच रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लिक्विड का नैरो ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ना, यही कैपिलरी एक्शन होता है। यहाँ पर दो तरह का बल काम करता है, सासंजक बल और असंजक बल, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। कैपिलरी एक्शन, पेड़ पौधे में जो पानी है जो ऊपर की ओर चढ़ता है, इसके पीछे भी कारण कैपिलरी एक्शन होता है। लेकिन पेड़ पौधे जो है मिट्टियों से पानी का जो अवशोषण करता है वो ऑस्मोसिस के जरिए करता है, परासरण के द्वारा करता है। तो मिट्टियों से पानी का अवशोषण परासरण के जरिए, ऑस्मोसिस प्रक्रिया से, और पानी का ऊपर की ओर चढ़ना, इसमें कैपिलरी एक्शन का रोल होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण भी कैपिलरी एक्शन है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी ये अध्ययन है कैंसर का, तो कैंसर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी है कैंसर का अध्ययन। हड्डियों के बारे में पढ़ना ये होता है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। डायबिटीज, मधुमेह जो है ये इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। रीनल फेल्यूर यानी किडनी का फेल हो जाना, किडनी जो है काम नहीं कर रही है, किडनी का फेल हो जाना, यानी किडनी का जो काम है वो किडनी काम नहीं कर पा रही है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर किडनी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किडनी जो है अपना काम करना बंद कर देती है। किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है उसे बाहर निकालना। अगर किडनी ये नहीं कर पा रही है तो उसके लिए डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस की मदद से जो है ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है रीनल फेल्यूर के केस में। डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। कॉटन सीड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। इन चारों में से विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? अच्छे से ध्यान में रखिए, कॉड लिवर तेल। कॉड फिश, जो कॉड मछली होती है उसके लीवर से इस तेल को प्राप्त किया जाता है। तो कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी जो है ये भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। साथ में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है
ओमेगा 3 जो वश्य अम्ल होता है ये भी कॉड लिवर तेल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। एलपीजी सिलेंडर अगर लीक हो रहा है तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बदबूदार गंध आती है ना। तो जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके पास अपना कोई गंध नहीं है, लेकिन ये अत्यधिक ज्वलनशील है। तो ऐसे में अगर गैस लीक हो रही है और हमें पता ना चले, क्योंकि इनमें कोई गंध नहीं है, और आग के संपर्क में आ जाए तो ब्लास्ट हो सकता है, दुर्घटना यहाँ पर घट सकती है। तो लीकेज का पता लगाने के लिए जानबूझ करके इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि लीक होने पर हमें मालूम पड़ जाए और दुर्घटना से बच जाए। तो ये जो पदार्थ इसमें मिलाया जाता है वो होता है CH3CH2SH, CH3CH2SH। यह है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। तो इसमें देखो सल्फर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सल्फर कंपाउंड हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित लक्षणों वाले जीव किस संघ का होगा? लक्षण क्या सब है? द्विकोणिक है यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है, असममित है यानी कि एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, देह गुहा का अभाव है यानी कि एसिलोमेट है। तो यह है पोडीफेरा। पार्ट नंबर 7 में हम लोगों ने देखा था पोडीफेरा के बारे में। जो पोडीफेरा के जीव होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, निडेरिया के जीव भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पोडीफेरा के जीव एसिलोमेट होते हैं, निडेरिया के जीव भी एसिलोमेट होते हैं। पोडीफेरा के जीव के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन जो निडेरियंस होते हैं उनके पास सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि पोडीफेरा और निडेरिया को छोड़ दो तो बाकी जो भी फाइलम है उनके जो जीव होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी जो भी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोणिक होते हैं, इनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि पोडीफेरा और निडेरिया के जीवों को छोड़ दो तो बाकी जो भी फाइलम है उनके जो जीव होते हैं वो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी उनके अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। पोडीफेरा में क्या है? एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है। निडेरिया में क्या है? रेडियल सिमेट्री है। इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी सारे में बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये अंतर है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ओजोन का सूत्र है O3। हमारा आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। यदि वायु की गुणवत्ता सूचकांक डैश डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम माना जाता है, यानी कि मॉडरेट माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 51 से 100 के बीच में हो तो जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो मध्यम माना जाता है, मॉडरेट माना जाता है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, मतलब हमारे आंख से वस्तु की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि हम वस्तु को साफ साफ क्लियरली देख पाए। तो यह है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी है। अगर आप इससे भी कम करोगे वस्तु की दूरी अपनी आंख से, अगर इससे भी आप कम कर दोगे तो आपके आंखों पर तनाव उत्पन्न होगा, आप वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाओगे और आपकी आंखों में पेन भी होने लग जाएगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी है। इतनी दूरी तो कम से कम होनी ही चाहिए ताकि आपके आंखों पर तनाव उत्पन्न ना हो, साथ में आप वस्तु को साफ साफ देख भी पाए। और यहाँ पर न्यूनतम दूरी है, मान लो अधिकतम दूरी पूछ दे तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम इन्फिनिटी अनंत। निम्न में कौन तत्व और उसके परमाणु संख्या से संबंधित सही सुमेलन है? तत्व और उसके परमाणु संख्या, चांदी की परमाणु संख्या 47 है, सही है। सोना की परमाणु संख्या 79 है, ये भी सही है। मरकरी की परमाणु संख्या 80 है। आयोडीन की परमाणु संख्या 35 ये गलत हो जाएगा। इसी को क्या करो आप एक्सचेंज कर दो, ये 3 और 5 जो है इनके स्थान को आपस में बदल दो तो 53 हो जाएगा। तो ये है आयोडीन की परमाणु संख्या और ये है ब्रोमीन की परमाणु संख्या। ब्रोमीन के जस्ट नीचे आपको आयोडीन दिख जाएगा। ब्रोमीन की परमाणु संख्या है 35 और इसी को आप पलट दो तो 53 आयोडीन की परमाणु संख्या। ऐसे आप रिलेट करके दोनों का ध्यान में रख सकते हो। आंसर हमारा डी हो जाएगा, आयोडीन।
आयोडीन जो है ये अधातु है, लेकिन इनमें धातु जैसी चमक पाई जाती है। दबाव को किससे मापा जाता है? प्रेशर बराबर आप क्या पढ़ते हो? प्रेशर बराबर आप पढ़ते हो थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि प्रणोद और बट्टे में क्षेत्रफल। प्रणोद क्या है? बल है। लंबवत बल को ही हम लोग प्रणोद बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो बल बट्टे में क्षेत्रफल भी आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलो, प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल बोलो। सी हमारा आंसर। बल और दूरी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो बल आघूर्ण मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, जिसे हम लोग टाउ से दिखाते हैं। टॉर्क बराबर होता है बल और गुने में दूरी। किसी तत्व की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्रमशः Z और A है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? किसी तत्व की परमाणु संख्या Z है, और आप जानते होंगे जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, और द्रव्यमान संख्या A है। द्रव्यमान संख्या A है। द्रव्यमान संख्या बराबर आप ये भी जानते होंगे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। और अगर परमाणु उदासीन है, जब तक कहा न जाए कि जो परमाणु है उस पर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, मतलब एनायन है या फिर कैटायन है, मतलब ऋणायन है या फिर धनायन है, तब तक हम उदासीन मानकर चलते हैं। और जब परमाणु उदासीन होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तभी उदासीन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज, मतलब जो एटम है वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, मतलब जितनी परमाणु संख्या है। तो आंसर हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। और यहाँ पर A माइनस जेड क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर इस वाले से अगर आप n बराबर लिखो तो A माइनस में P के स्थान पर हम Z लिख सकते हैं। तो A माइनस जेड जो है ये न्यूट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगी जो प्रोटॉन की संख्या होगी, या फिर बोल दो जो परमाणु संख्या होगी। कब तक? जब तक परमाणु जो है उदासीन है। ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर ये एक यंत्र है, डिवाइस है, उपकरण है, जो ब्लड ग्लूकोज को मेजर करता है, ब्लड ग्लूकोज को बताता है। तो ये चिकित्सीय उपकरण है। ए हमारा आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 8 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट नंबर 9 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।